पहले तो हम जो शीर्षक है कि आधुनिक काल में संस्कृत की क्या महत्व है, आधुनिक युगे संस्कृतस्य महत्वं किम। राम जी सर्वेषु विभिन्नेषु राज्येषु गतवान्, श्रीलंका पर्यन्तं गतवान्। सुग्रीवेन सह रावणेन सह सर्वत्र संस्कृतेन चर्चा आसीत्। सभ्यतायाः संस्कृतेः परंपरायाः आधारः कः? संस्कृतम्। यदि हम संस्कृत का नाश करेंगे तो भारतस्य संस्कृति परंपरा सभ्यता ज्ञानम सर्वम नष्टम भविष्यति। कि भारत में तो जन्म लेंगे लेकिन इनकी सोच, इनकी दृष्टि, इनके विचार पूरा ब्रिटिश नीति के अनुसार होंगे। लेकिन हमने उसका अर्थघटन किया या विद्या या नियुक्त है, किंतु जीवन में जब तक नहीं लाएंगे, जीवने वयम न आनयामः तरी समाजे परिवर्तनम न भवति। कि ना आज पूरे विश्व को यदि कोई मार्गदर्शन दे सकता है तो वो कौन सा देश है? भारत। हमारी क्यों? क्योंकि जो पूरे विश्व की कामना है, आज हम अभी गीत सुन रहे थे, विश्व विजय कामना। क्या ये विश्व विजय की कामना पाकिस्तान वाले कर सकते हैं? आज जो गीत बोल रहे थे हमारे पद्मराज जी, पाठयेम संस्कृतम जगति सर्व मानवान, प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेषां हार्दं स्वागतम अस्यां सभायां। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे समक्ष, हमारे बीच श्री हिमांजलि पालीवाल जी पधारे हैं। उनके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के, बड़ी प्रबल इच्छा थी मेरी कई महीनों से, जब से हिमांजलि जी हमने ये सीरीज़ प्रारंभ की है, तब से मेरी इच्छा थी कि आप भी आए और आपने जैसे इतने लोगों को, युवकों को प्रेरित किया है संस्कृत अध्ययन के लिए, खास करके संभाषण के लिए, उसमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि मैंने जब संस्कृत, खास करके संस्कृत भारती से जब मैं जुड़ा तो आप ही का नाम पहले आया था। तो ये वर्षों पुरानी बात है। अभी तक आपके केवल वाक कौशल नहीं, अभी तो उनकी जो संस्कृत के प्रति रुचि है, प्रीति है, श्रद्धा है, भाव है, साधना है, वो दिखती है। वो हमें उनके वाणी में और उनके आचरण में दिखता है। तो इसलिए आप बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आप कार्यरत रहे हैं, पहले संघ के साथ और फिर संस्कृत भारती के साथ, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने आपने बहुत कार्य किया है, वहाँ के संगठन मंत्री भी रहे हैं, और फिर गुजरात के, महाराष्ट्र के, गोवा के भी संगठन मंत्री रह के आपने एक भगीरथी कार्य किया है संस्कृत क्षेत्र के लिए। और अभी आप संस्कृत बोर्ड, गुजरात बोर्ड के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, और आपका कार्य दिखता है पिछले एक वर्ष में आपने जो किया है, लोगों को जागृत किया है। और कल रात में भी जब हम मिले तो यही चर्चा हमारी चल रही थी कि कैसे लोग अभी जागृत हो गए, संस्कृत की आवश्यकता, संस्कृत इस आधुनिक युग में संस्कृत की जो महत्ता है वो हमें समझनी पड़ेगी, और लोग शनै शनै समझ रहे हैं, और आपका इसमें बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे सब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। और आज हिमांजलि जी, हम थोड़ी चर्चा करके, मैं तो चाहता था संस्कृत में ही चर्चा हो,
जैसे मैंने कहा तो आपका संस्कृत भी बहुत सरल है, प्रेरणात्मक भी है। तो कुछ जो अभिभावकों के मन में प्रश्न होते हैं वही मैं आपसे पूछूंगा उनकी ओर से, और कुछ संशय है, कुछ प्रश्न है संस्कृत के विषय में, खास करके क्योंकि हम जिस विद्यालय को चलाते हैं शारदा बाबा, उसमें बचपन से प्ले ग्रुप माने उम्र है 2 वर्ष बच्चों की, तभी से हम संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ कर लेते हैं। तो गीत है, श्लोक है, सुभाषित है, धीरे धीरे संभाषण भी है, और हमारी इच्छा है कि जैसे बच्चे बड़े हो गए तो शास्त्र अध्ययन भी हम प्रारंभ करेंगे। यही एक मार्ग है शास्त्र अध्ययन के लिए। तो पहले तो हम जो शीर्षक है कि आधुनिक काल में संस्कृत की क्या महत्व है, आधुनिक युगे संस्कृतस्य महत्वं किम, तस्मिन् विषये किंचित भवान् कृपया वदतु। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सद्गुरुवे नमः। भारतभूषा संस्कृतभाषा विलसतु हृदे हृदे, संस्कृतिरक्षा राष्ट्रसमृद्धिः भवतु हि भारतदेशे। अहं किञ्चित् संवादं कर्तुं शक्नोमि? करोतु। अत्र उपस्थिताः ये सन्ति तेषु ये संस्कृतं न जानन्ति, हस्तम् उपरि करोतु। वाह, उत्तम, समीचीनं समीचीनं। मैंने कौन सी भाषा में बोला था? फिर आपने कैसे कहा कि मैं नहीं जानती हूँ अथवा नहीं जानता हूँ? है मैंने प्रश्न संस्कृत में किया, आपने उत्तर भी दिया, और आप बोल रहे कि मेरे को नहीं आती है। सर्वे संस्कृतं जानन्ति, कारणं किम? यह भारते जन्मं प्राप्नोति तस्य रक्ते संस्कृतम् अस्ति। समीचीनं खलु? डीएनए संस्कृतम् अस्ति, किंतु वातावरणं नास्ति, गृहे वातावरणं नास्ति, समाजे वातावरणं नास्ति, तेन कारणेन वक्तुं न शक्नुवन्ति, किंतु ज्ञातुं शक्नुवन्ति। समझ में आ रहा है? आप नहीं बोलेंगे तो चलेगा। क्योंकि सामान्य रूप से जो कार्यशाला है वो अभिभावकों के लिए है, इसलिए जो मेरी जो चर्चा होगी सामान्यतः वो आपकी और मेरे बीच में है। तो आपको समझ में आया? तो संस्कृतं सरलम् अस्ति, केवलं वातावरणे श्रवणं नास्ति, श्रवणं नास्ति, अतः मुखे संस्कृतं नास्ति। गुजराती श्रवणम् अस्ति, मुखे संस्कृतम् आगच्छति। महाराष्ट्रे मराठी श्रवणम् अस्ति, मुखे मराठी आगच्छति। कन्नड श्रवणम् अस्ति, मुखे कन्नड आगच्छति। हिंदी श्रवणम् अस्ति, मुखे हिंदी आगच्छति। संस्कृत श्रवणं नास्ति, अतः मुखे संस्कृतं नास्ति। चलो, अस्ति नास्ति तो समझ में आ गया। अस्ति नास्ति, सर्वे एतद् ज्ञातवन्तः कि संस्कृतं सरलम् अस्ति, किंतु समाजे का धारणा निर्मिता अस्ति। का धारणा? यदा वयं शृणुमः ओ संस्कृतं, तर्हि कः भावः भवति? संस्कृतं कठिनम् इति एकः भावः समाजे अस्ति। द्वितीय भावः कः? केवलं संस्कृतं ग्रंथानां भाषा अस्ति, पूजानां भाषा अस्ति इति एकः भावः। संभाषणस्य भाषा नास्ति, पूजायाः भाषा अस्ति, भगवतः भाषा अस्ति, मनुष्यस्य भाषा नास्ति इति एकः भावः अस्ति। एक विशेष वर्गस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं सर्वेषां नास्ति इति भावः अस्ति। कारणं किम्? तस्य बहूनि कारणानि सन्ति। ऐतिहासिक कारणानि अपि सन्ति,
सामाजिक कारणानि सन्ति, वैयक्तिक कारणानि सन्ति। पूर्वं भारते भारतस्य भाषा व्यवहार भाषा संस्कृतम आसीत्। सर्वे संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति स्म, सब व्यवहार संस्कृत में करते थे। उदाहरणं, भगवान राम जी कुत्र जन्मं प्राप्तवान्? अयोध्यायां। यदा वनवासः जातः अयोध्यातः सः छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु अनन्तरं श्रीलंका गतवान्। यदि राम जी केवल हिंदीं जानाति, अयोध्याया भाषा हिंदी, तर्हि सः महाराष्ट्रतः अग्रे गन्तुं न शक्नोति। महाराष्ट्र से आगे जा ही नहीं सकते थे, महाराष्ट्र वाले रोक देते, भाई यहाँ हिंदी भाषियों का प्रवेश नहीं है। किंतु राम जी संस्कृतं जानाति स्म। महाराष्ट्रे सः वासं कृतवान्। वनवास समये हनुमान जी कुत्र मिलितवान्? अयोध्यायां तो न मिलिता। हमने रामायण पढ़ी होगी। हनुमान जी और राम जी का मिलन कहाँ हुआ? कौन से राज्य में हुआ? हाँ, कस्मिन् राज्ये? कर्नाटक के। फिर तो राम जी और हनुमान जी ने कन्नड़ में बात की होगी ना? कौन सी भाषा में बात की? राम जी और हनुमान जी ने संस्कृत में बात की। क्यों? क्योंकि राम जी कर्नाटक आए, संपर्क भाषा, कॉमन लैंग्वेज संस्कृतम। फिर रावण से किस भाषा में बात की होगी? એટલે एतस्य अर्थः कः? राम जी सर्वेषु विभिन्नेषु राज्येषु गतवान्, श्रीलंका पर्यन्तं गतवान्। सुग्रीवेन सह, रावणेन सह सर्वत्र संस्कृतेन चर्चा आसीत्। द्वितीयम् उदाहरणं, प्रसिद्धम् उदाहरणं, पृष्ठे भगवतः शंकराचार्यस्य चित्रमस्ति। आद्यगुरु शंकराचार्यस्य चित्रमस्ति पृष्ठे। शंकराचार्य जी कुत्र जन्मं प्राप्तवान्? केरले। 8 वर्षीय अवस्थायां, 8 वर्षीय आसीत्, स संन्यासं स्वीकृत्य, उन्होंने 8 वर्ष में संन्यास लेकर फिर मुझको और अध्ययन करना है, तो उनके जो स्थानीय गुरु थे उन्होंने मार्गदर्शन किया, आप ओकारेश्वर में जाइए। ओकारेश्वर कस्मिन् राज्ये अस्ति? मध्य प्रदेश है। अब केरल में जन्म प्राप्त हुआ, अगर उनको खाली मलयालम आती तो पैदल उन्होंने यात्रा की। पदभ्याम आगताः, पैदल चलते चलते आते, मध्ये कर्नाटकम् आगतम्, महाराष्ट्रम् आगतम्, अनन्तरं नर्मदा तटे ओकारेश्वरम् आगतम्। अनन्तरं देशे सर्वत्र दिग्विजय यात्रा कृता। उनकी माध्यम भाषा कौन सी थी? संस्कृतम। संपर्क भाषा संस्कृतम। भारतस्य प्राचीन ग्रंथाः सर्वे संस्कृतेन सन्ति। रामायणं, महाभारतम्, उपनिषदः, संस्कृतस्य यत् किमपि प्राचीन, जो भी प्राचीन साहित्य है वो सब संस्कृत में है। क्यों बता सकते हैं आप? हमारा पूरा साहित्य संस्कृत में है। कारण क्यों है? अभी हम रेलवे स्टेशन जाते हैं अथवा कहीं पे भी प्रसिद्ध साहित्य मिलता है, गुजरात में जो प्रसिद्ध साहित्य मिलता है वो गुजराती में मिलता है। समीचीनम खलु। महाराष्ट्र में जाते हैं, मुंबई रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ जो बुक स्टॉल होते हैं वहाँ अधिक साहित्य इंग्लिश में अथवा मराठी में मिलता है। क्यों? किमर्थम? पाठकाः मराठी पाठकाः सन्ति, इंग्लिश पाठकाः सन्ति। यानी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, मराठी पढ़ने वाले हैं, इसलिए बुक स्टॉल में गुजराती अथवा ये जो मराठी अथवा इंग्लिश में मिलता है। गुजराती स्टॉल में देखेंगे तो वहां गुजराती मिलता है। पूर्वम सर्वे संस्कृतम जानन्ति स्म, इसलिए पुराना सब साहित्य संस्कृत में लिखा गया। किमर्थम? अस्माकं भारतस्य संपर्क भाषा संस्कृतम आसीत्। देशे सर्वत्र संस्कृतस्य प्रयोगः भवति स्म, तदर्थं साहित्यस्य भाषा संस्कृतम आसीत् इति तो सिद्धं खलु। किंतु सहस्राधिक वर्षाणि, हजारों साल अस्माकं राज्यं परतंत्रम् आसीत्।
देशः परतन्त्रः आसीत्। हम मुगलानाम् आक्रमणं जातम्, अतः परतन्त्रं, तेन कारणेन हानिः जाता। मुगलानाम् अनन्तरं ब्रिटिश् जना आगताः। ब्रिटिश् जना 200 वर्षाणि राज्यं कृतवन्तः। तस्मिन् समये ब्रिटिश् जनानाम् एका रणनीति आसीत्, योजना आसीत्। पॉलिटिक्स में एक नियम है, किसी भी देश को नष्ट करना है तो वहां की संस्कृति नष्ट कर दो, और उस देश की संस्कृति नष्ट करना है, संस्कृति नाशनीया तरी संस्कृते है या भाषा अस्ति, सांस्कृतिकी भाषा, उसको नष्ट कर दो। तो भाषा नष्टा भवति तरी संस्कृति नष्टा भवति, संस्कृति नष्टा भवति तरी देशः नष्टः भवति। भारतस्य मूल आधारः कः? भारतस्य संस्कृति, भारतस्य परंपरा, भारतस्य सभ्यता। सभ्यतायाः, संस्कृतेः, परंपरायाः आधारः कः? संस्कृतम्। यदि हम संस्कृत का नाश करेंगे तो भारतस्य संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, ज्ञानम सर्वम नष्टम भविष्यति। तो हम दीर्घ काल तक भारत पर राज्य कर सकते हैं। इति ब्रिटिश जनानां नीति। तदर्थम ब्रिटिश समय संस्कृतम नाशयितुं, संस्कृत को नाश करने के लिए विभिन्नाः प्रयत्नाः कृता। सबसे पहले प्रयत्न उन्होंने किया कि भारते सर्वत्र पूर्वम पदे पदे संस्कृत पाठशालाः आसन्। जगह जगह संस्कृत के गुरुकुल, जैसे अभी यहाँ गुरुकुल है, वैसे जगह जगह संस्कृत की पाठशाला गुरुकुल थे, क्योंकि भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी। उन्होंने कहा कि इसका, इस परंपरा संस्कृति का आधार ही गुरुकुल है, गुरुकुल को खत्म कर दो, उसकी जगह कॉन्वेंट विद्यालय माने हम। और सरकार उनकी थी, ब्रिटिश राज्य था, तो स्वाभाविक रूपेण येषां राज्यम् अस्ति तस्यैव प्रोत्साहनं भवति। ब्रिटिश राज्य था तो इंग्लिश प्रोत्साहन, इंग्लिश पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, इंग्लिश पढ़ोगे तो वेतन बढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ोगे तो आपका सम्मान किया जाएगा, समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, इति एक वातावरणं निर्मितम्। संस्कृत पढ़ेंगे तो गुरुकुल, संस्कृत प्राचीन भाषा, संस्कृत तो ऐसे ही है, इति वातावरण निर्मितम्। हीन भावना भवेत्, गौरवम न भवेत्, तदर्थम ते प्रयत्नान् कृतवन्तः। इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने प्रयत्न किए। तस्य परिणाम स्वरूपम, उसका परिणाम क्या हुआ? आज हम स्वयं बोलते हैं वाय संस्कृतम। आज हमको चर्चा करनी पड़ रही है। जिस देश की भाषा ही संस्कृत है, वहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस देश में संस्कृत की क्या आवश्यकता, आधुनिक युगे किमर्थम संस्कृतम, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता वो बन गई है। आज योग, पूरे विश्व में योग को स्वीकार कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से विश्व में योग दिवस मनाने के लिए रखा गया, पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। योग की भाषा कौन सी है? कौन से ग्रंथ में है? योग को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, और हम यहां बैठकर बोल रहे हैं वाय संस्कृतम। आयुर्वेद, पूरा विश्व आयुर्वेद को स्वीकार कर रहा है। आज एलोपैथी की दृष्टि से आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं सब। पूरा विश्व आयुर्वेद के जितने भी अपने यहां से प्रोडक्ट है, पूरे विश्व में उसकी डिमांड बढ़ रही है। बाबा रामदेव जी के प्रयत्न से पूरे विश्व में आज संस्कृत के ओनली एक विषय आयुर्वेद और दूसरा विषय योग, इन दो विषय की मार्केटिंग चालू हुई है। हमारे पास तो भंडार है, मार्केटिंग करने वाले नहीं है। बाबा रामदेव जी ने खाली दो ही सब्जेक्ट की मार्केटिंग की है, योग और आयुर्वेद, जिसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया। और आज हम यहां बोल रहे हैं वाय संस्कृत। क्या आवश्यकता है संस्कृत की? क्यों? मानसिकता। यही ब्रिटिश नीति थी कि भारत में तो जन्म लेंगे, लेकिन इनकी सोच
इनकी दृष्टि, इनके विचार पूरा ब्रिटिश नीति के अनुसार होंगे। आज अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज हम उनके द्वारा जो शिक्षण प्राप्त हुआ है उसके कारण से हमारे अभिभावकों में एक धारणा उत्पन्न हो गई कि इंग्लिश ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया है। आरंभे तदर्थम किंचित लाभ दर्शितः, दिखा उनको कि जिस देश में या विद्या या विमुक्त इति भाव हासित, कि जो विद्या प्राप्त करने से वो किसी भी विषय से मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त भवति। किंतु आज उसका अर्थ चेंज हो गया, या विद्या या नियुक्तये इति अवत। विद्या वही है जो नियुक्ति देती है, नौकरी देती है। जो विद्या नौकरी नहीं देती है वो विद्या कोई काम की नहीं। जबकि हमारे शास्त्र में तो लिखा है या विद्या या नियुक्त है, लेकिन हमने उसका अर्थघटन किया या विद्या या नियुक्त इति कृतः। तो नौकरी तो मिली, लेकिन हमारे माताजी पिताजी वृद्धाश्रम में चले गए। पहले गिनती के वृद्धाश्रम थे, आज पूरे देश में आप देखिए वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने नियुक्त पढ़ा है। विमुक्त पढ़ते, संस्कार के लिए शिक्षा लेते, तो आज उनके माता पिता, जिन माता पिता के जहां वृद्धाश्रम में, उनसे जाके पूछिए, वो खुद बोलते हैं आज हमारे बच्चे को हमने संस्कार दिया होता तो आप आज हम वृद्धाश्रम में नहीं होते। मैं जाता हूं वृद्धाश्रम में, पूछने के लिए जाता हूं। अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, धनिक हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में ही इतना बहुत कुछ ज्ञान वितरण हो रहा है कि हम कितना ज्ञान ले कितना ले, यही समस्या है। क्योंकि ज्ञान इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि उस ज्ञान का उपयोग कैसे करें, कहां करें, यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतना ज्ञान आ रहा है। यूट्यूब देखिए, उसमें कितना है। व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोग परामर्श कर रहे हैं, बहुत सारा चलती फिरती यूनिवर्सिटियां हो गई है सब। किंतु जीवन में जब तक नहीं लाएंगे, जीवने वयम न आनयामः तरी समाजे परिवर्तनम न भवति। पहले हमको पता है कि पहले इसको के आगरा भेजना पड़ेगा। कभी कुछ हम मित्र में ऐसे ही बात करते तो बोले इसको आगरा भेजना पड़ेगा। आगरा क्यों बोलते थे पता है आपको? आप शायद आपके समय भी बोलते होंगे। बाद में पता चला कि आगरा में पागल खाना है। उस समय कुछ ही पागल खाने प्रसिद्ध थे, आज तो पागल खानों की भी संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि या विद्या या नियुक्त है। जो विद्या आप नियुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको पागल खानों की संख्या बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही है, संकट बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जो शिक्षित रूप है विश्व में, जितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसी के कारण से हो रही है। अनपढ़ लोगों के कारण से समस्या नहीं हो रही। जो ज्यादा शिक्षित है वही समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो समस्या क्या है? समस्या ज्ञान का है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से पूरा विश्व भारत के प्रति विश्वास की दृष्टि से देख रहा है कि ना, आज पूरे विश्व को यदि कोई मार्गदर्शन दे सकता है तो वो कौन सा देश है? भारत। हमारी क्यों? क्योंकि जो पूरे विश्व की कामना है, आज हम अभी गीत सुने थे, विश्व विजय कामना। क्या ये विश्व विजय की कामना पाकिस्तान वाले कर सकते हैं? आज जो गीत बोल रहे थे हमारे पद्मराज जी, पाठयेम संस्कृतम जगति सर्व मानवान प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम। यानी हम सबको समाज में संस्कृत पढ़ाए और भारत को परम वैभव प्राप्त कर विश्व का कल्याण करें। विश्व की कामना है। क्या ये विश्व की कामना, विश्व कल्याण हो, ये पाकिस्तान कर सकता है? क्या अमेरिका कर सकता है? क्या चीन कर सकता है? नहीं कर सकता है। विश्व में एक ऐसा ही देश है, भारत ही है, जो पूरे विश्व की कामना रखता है, विश्व के कल्याण की भावना रखता है। इसलिए हम उसको
क्यों? क्योंकि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। उदार लोगों के लिए तो पूरा विश्व ही परिवार है। ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत में। विश्व की उत्कृष्ट भावना अगर किसी भाषा ने दी है तो वो संस्कृत ने दी है। आज जो हमने सुभाषित पढ़ा, संस्कृत आती थी तो ये भावना आई, और ये भावना आई तो ये संस्कार आया कि मैं, मेरा परिवार ही नहीं सीमित है, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और पूरा विश्व मेरा है। ये भावना जिस दिन विश्व के हर लोगों में ये उत्पन्न हो गई तो विश्व की समस्याएं निवारण हो जाएगी, अपने आप विश्व में कल्याण हो जाएगा, शांति हो जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ करना क्या चाहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्येय क्या है? विश्व में शांति हो। तो विश्व में शांति तो उसी से होगी। यदि हम विश्व गुरु मानते कि भाई जो विश्व गुरु अर्थ की दृष्टि से जो होगा वही विश्व गुरु होगा, तो फिर तो अमेरिका नंबर 1 होता। अर्थ की दृष्टि से तो वो आगे है कि आर्थिक विकास करेंगे, तो फिर आर्थिक दृष्टि से तो अमेरिका विश्व गुरु हुआ, चीन हुआ, भारत का नंबर तो बहुत बाद में आता है। किंतु नहीं, विश्व की जो कल्याण करता है, विश्व की में जो शांति की कामना करता है, वो केवल भारत करता है। भारत की ही भावना है। हम कोरोना के समय भी अनुभवित किए हैं। जब कोरोना वैक्सीन वगैरह सब आया तो भारत ने वैक्सीन बनाया। किस भावना से बनाया? वैक्सीन बनाते बनाते भारत के लोगों में भी औषधि दी और विश्व में भी उस समय सप्लाई किया। उसके साक्षी हम सब हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया कि आप विश्व में क्यों दे रहे हैं, तो उस वैक्सीन के ऊपर जब विश्व में वो दवाई भेजी गई, वैक्सीन भेजी गई, उसके कवर पे क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? सर्वे संतु निरामया। यानी क्या? सर्वे संतु निरामया। केवल भारत स्वस्थ नहीं, सर्वे संतु, पूरा विश्व स्वस्थ रहे। यह भावना केवल भारत की है। विश्व में एक ऐसा ही देश था जिसने अपने भारत के सभी लोगों को दवाई देने के साथ साथ पूरे विश्व में दवाई भेजी। ना, पहले हम स्वस्थ होंगे फिर बाद में विश्व में भेजेंगे। ये तुच्छ भावना नहीं रखी, छोटी बुद्धि नहीं थी हम में। हमारे मन में हमने संस्कृत सीखी और वो संस्कृति और संस्कार था, इसलिए हमने सर्वे संतु निरामय का भाव रखा। हम स्वस्थ बाद में होंगे तो चलेगा, पहले पड़ोसी स्वस्थ होना चाहिए, ये भावना हमारी है। किससे आई है? संस्कृत से। संस्कृत नहीं होती तो आज उस वैक्सीन पर हम सर्वे संतु निरामया नहीं लिखते। हर घर में, हर मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं। मेरे को लगता है ये तो सबको याद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये भावना कोई पाकिस्तान वाले कर सकते हैं क्या कि सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छा देखे? हो सकता है कभी पाकिस्तान वाला कभी ये भावना रख सकता है? कभी अमेरिका वाला ये भावना रख सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः? किंतु भारत रख सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार संस्कृत के हैं, संस्कृत के कारण से है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः ये प्राचीन भी है, वर्तमान भी है, और ये अमेरिका चीन नहीं सोच रहा लेकिन हम सोच रहे हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलने वाला प्राचीन नहीं हुआ है, वो यही हुआ जो प्रश्न पूछा गया, आधुनिक। इसलिए हम प्राचीनता के साथ साथ आधुनिक भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला आधुनिक हो सकता है, प्राचीन नहीं हो सकता है। वो सनातन, इसीलिए उसको सनातन बोला जाता है कि हम सनातनी परंपरा वाले हैं। जो था, है और रहेगा, उसी को सनातन बोलते हैं। और उसी सनातन की भाषा कौन सी है? संस्कृत है।
इसलिए आधुनिक भाषा की प्रासंगिकता के लिए मेरे को इतनी भूमिका बतानी पड़ी क्योंकि ये भूमिका नहीं बताता तो शायद आधुनिकता का मैं प्रासंगिकता का नहीं बोल पाता। तो ये तो अभी केवल एक विषय को हमने स्पर्श किया, संस्कार, संस्कृति, परंपरा का किया। इसमें बहुत सारी है, कनेक्टिविटी है इसमें। तो हम संस्कार संस्कृति तो है ही है, इसमें साथ साथ में हम जो भी रिसर्च करते हैं, हमारे ऋषि जो थे उनको ऋषि यानी उनको साइंटिस्ट माना जाता था। एक एक ऋषि ने एक एक विषय को लेकर अपना पूरा जीवन खपा दिया। किसके लिए? रिसर्च के लिए, संशोधन के लिए, कि मैं इस विषय का रिसर्च करूंगा। और वो किसके लिए करूंगा? समाज कल्याण के लिए, अपने अपने परिवार के लिए नहीं। उसने उनके भक्ति के लिए थोड़ी बाबा बनकर जंगल में चले गए। वो जंगल में इसलिए गए ताकि एकाग्रता से एक विषय को लेकर मैं रिसर्च कर सकूं, क्योंकि समाज में रहकर वो संशोधन नहीं कर सकते थे। आजकल संशोधन के लिए अलग से लैब बनानी पड़ती है। तो हमारे ऋषि मुनियों की लैब यानी कहां? वो एकांत में जाते थे, वहां रिसर्च करते थे। तो एक एक ऋषि ने एक एक विषय को लेकर रिसर्च किया और उसके आधार पर उन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो उसी में से योग आया। आज जो योग है वो ऐसा तो नहीं कि सनातन हम संस्कृत में है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि ये केवल हिंदुओं का है। योग तो सबका है, सब कर सकते हैं। कोई एक पूजा पाठ का विषय नहीं है ये। हम कह सकते थे कि ये तो संस्कृत में है, ये तो केवल ब्राह्मणों का है, ये केवल हिंदुओं का है, ये केवल भारत का है, अमेरिका वाले योग नहीं करेंगे, कोई दूसरा देश योग नहीं करेगा, ये तो हमारी संपत्ति है, कॉपीराइट है हमारा, हम इसको पेटेंट भी करवा सकते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं किया, उन्होंने तो अपना नाम तक नहीं डाला। आज वेद हम बोलते हैं कि पूरे शास्त्रों का आधार वेद है। वेदों में भी अलग 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 परंपरा है, लेकिन किसने लिखा वेद? कौन बता सकता है किसने लिखा? कोई नहीं बता सकता। अपौरुषेय मानते हैं हम उसको, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही है। वर्गीकरण किया गया है। वेद को एक भंडार था, परिस्थिति को देखकर उसका वर्गीकरण किया, जिसको हम 4 वेद के नाम से जाने जाते हैं। किंतु किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो अच्छा है वो पूरे विश्व का है, सबका है। यही भावना भारत की थी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जितना भी संशोधन किया, और वो संशोधन ग्रंथों में है, और उसकी माध्यम भाषा संस्कृत है। चाबी जिसको बोलते हैं, ग्रंथों की भाषा चाबी है, चाबी संस्कृत है। संस्कृत के ज्ञान के बिना हम जो हमारा ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है उसको नहीं जान सकते। अभी मैं मध्य प्रदेश के प्रवास में था। नासा में एक व्यक्ति की, एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी जो है उसकी नासा में नौकरी लगी। तो बीच में उसका फोन आया कि महोदय मेरी नासा में नौकरी लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ मांगा है कि भाई यहाँ ज्वाइनिंग में होने से पहले भारत में एक ग्रंथ है उसको लेकर आना। पूछा गया कौन सा ग्रंथ है? तो बोले भारत में एक विमान शास्त्र करके ग्रंथ है, उससे संबंधित है, वो ग्रंथ आपको लेकर आना है। तो वो ढूंढ रहे हैं वो ग्रंथ कहाँ है। बाद में उनको ग्रंथ मिला, वो लेकर गए और नासा में उसकी ज्वाइनिंग हुई। तो मैंने उससे पूछा वो उनको क्या जरूरत है? बोले वो वहां रिसर्च कर रहा है कि भारत में विमान शास्त्र करके ग्रंथ है, उसमें जो विमान शास्त्र का पायलट रहता है उसको क्या खाना चाहिए ये उसमें लिखा हुआ है। पायलट को उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिसके कारण से वो आकाश में लंबे टाइम तक रह सके, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव ना हो। अंतरिक्ष में जाते हैं उस समय उनकी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, क्या खाना क्या पीना। तो ये सब विमान शास्त्र के ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। तो नासा बोलता है कि वो लाओ ग्रंथ, हम संस्कृत सीखेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। और हम बोलते हैं यहाँ कि संस्कृत की क्या आवश्यकता है, वो नासा से पूछो क्या आवश्यकता है। आजकल तो नासा से भी पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल में सर्च करो वो खुद ही बता देगा। यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे कि वाई संस्कृत, ऐसे ऐसे आएंगे जो कभी कल्पना नहीं की। न्यूज में भी आ जाएंगे अधिकृत
इसलिए हमारे ही देश में, हमारे ही अभिभावकों के बीच में संस्कृत की आवश्यकता बताना, चूंकि वातावरण इस प्रकार का है, परिस्थिति इस प्रकार की है, इसलिए हमको आवश्यकता के लिए ये बोलना पड़ रहा है। ये प्रयत्न सभी चल रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति चाहिए। हम सब यदि अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर यदि हम निश्चय करेंगे तो मुझको लगता है कि हम हर क्षेत्र में परिवर्तन कर संस्कृत की प्रासंगिकता को सिद्ध कर पाएंगे और परिणाम लेकर आएंगे। इसलिए आधुनिक भाषा भी है, प्राचीन भाषा भी है, वर्तमान भाषा भी है, ये सम्मिलित होकर मैंने इसका उत्तर दिया है। मैंने कहा लगा एक बार आप सब प्रश्न पूछ ही लीजिए, सब उसमें समावित कर जाएंगे। अब एक बार सब प्रश्न बता नहीं, दीजिए। अतः श्यामपटे धवलपटे मया लिखितं संस्कृत भाषायां संस्कृतिः वर्तते, भवता सम्यक् रूपेण उक्तं तस्मिन् विषये। अथवा हम किंचित संवादम करोमि करोतु करोतु। आप बताइए, मैं आपसे कुछ पूछना, वस्तु तो मेरा इच्छा यही थी कि मैं आप ही के साथ संवाद करूं, क्योंकि जितना आपके साथ संवाद करूंगा तो मैं ज़्यादा आपके साथ आपके भावनाओं को समझकर मैं बातचीत कर सकता हूँ, ऐसा मुझको लगता है। आप बताइए, वैसे मैंने बहुत सारे आंसर तो दिए हैं, उसी में सब समावेश हो गया है, लेकिन आपके मन में क्या है, कैसा है, आप बताइए। इनकी मन की चर्चा चलती रहती है हमारे साथ, तो अगर आप नहीं पूछेगा तो मैं आपकी ओर से पूछ लूँगा, क्योंकि इनके प्रश्न हमको पता है क्या क्या होते हैं। संस्कृत क्यों आवश्यक है, आप ही बोल दीजिए सब। एक्चुअली जब अभी आपने बताया ना कि इच्छा शक्ति, तो जैसे आपने बताया कि अभी तक वातावरण नहीं मिला या जो भी चीज़ें चाहिए थी नहीं मिली, उसके बहुत सारे रीज़न है। बट जैसे अभी बोले कि अभी जानना है, यानी अभी तो ठीक है थोड़ा सा अपना हो गया है, बट जितना बाकी है उतने में और भी क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी से भी अगर शुरुआत करेंगे तो एटलीस्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो वो कैसे करनी चाहिए। आप में से कोई बताइए, वर्तमान में जो इन्होंने प्रश्न पूछा, वर्तमान में संस्कृत क्यों? मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा आपको आंसर पता है। सर, आपने बताया कि संस्कृत क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम समझ गए, लेकिन भविष्य में इसकी कैसे ज़रूरत पड़ेगी, क्यों अभी वो सीखनी चाहिए, जो अभी की पीढ़ी है, वो भी आप बताइए थोड़ा। और कुछ वो भी सेव। हम ये जानना चाहते हैं कि संस्कृत और विज्ञान का क्या संबंध है। कई बार हमने सुना है कि हमारे वेदों और उपनिषदों में ऐसे श्लोक हैं जिसके शुद्ध उच्चारण से पहले जो बड़े बड़े ऋषियों थे वो बारिश किया करते थे, यज्ञ आहुति किया करते थे। तो वो संस्कृत और विज्ञान का क्या संबंध है, वो हम जानना चाहते हैं आपकी मुख से। चलो, ये 2-3 प्रश्न है, उसी में मैं थोड़ा मिश्रण करके उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। साइंस का जो है, इसमें चूंकि संस्कृत का तो इतना ही संबंध है कि संस्कृत माध्यम भाषा है। जैसे अभी वर्तमान में जितने भी साइंटिस्ट विश्व भर में जो भी संशोधन करते हैं, तो सामान्यतया संशोधन करने के बाद अपना रिसर्च पेपर अथवा कोई भी बुक पब्लिश करते हैं, तो उनकी माध्यम भाषा इंग्लिश अथवा जो भी स्थानीय भाषा उस देश की रहती है वो रहती है। कोई हिंदी में संशोधन कर रहा है तो उसकी माध्यम भाषा हिंदी रहती है। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने जो पहले रिसर्च किया, संशोधन किया, उस समय माध्यम भाषा संस्कृत थी, इसलिए वो संस्कृत में लिखा गया। बस इतना ही उसमें है कि वो माध्यम भाषा है। लेकिन उन्होंने संस्कृत का ही क्यों चयन किया, ये प्रश्न हो सकता है। क्यों चयन किया? क्योंकि देश भर में केवल एक ही भाषा थी ऐसा नहीं है। संस्कृत संपर्क भाषा थी। संस्कृत के बाद जो अपभ्रंश हुई वो कन्नड़ हुई, क्योंकि कन्नड़ की भी मां संस्कृत है। मलयालम हुई, हिंदी हुई, तमिल हुई, तेलुगु हुई, अभी बहुत सारी जो जितनी भी भाषा है वो सब संस्कृत की अपभ्रंश है। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृतम। क्यों संस्कृतम? परिष्कृत भाषा है।
वैसे अभी इतिहास में संस्कृत जो शब्द है, भाषा, पहले तो वैदिक भाषा ही बोला जाता था। बाद में हमको जितना ध्यान में है, रामायण में पहली बार जब हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ तो हनुमान जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो राम जी को पता चल गया कि ये किस स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कि ये सामने जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है। विशेषण का प्रयोग संस्कृत विशेषण है, वह प्रयोग पहली बार रामायण में मिला, ऐसा मैंने सुना है, जहां राम जी ने प्रयोग किया कि यह संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी जो परिष्कृत है, शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती। सम्यक कृतम इति संस्कृतम, तो वो परिष्कृत भाषा है। जो भाषा शुद्ध हो चुकी है, अब उसके बाद उसको और कोई शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और वो कभी परिवर्तन भी नहीं हो सकती। आज हम संस्कृत केरल में बोलेंगे तो भी उसको ही बोलेंगे, गुजरात में बोलेंगे वेद मंत्र अथवा श्लोक सुभाषित कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें जो यहां बोलते हैं वही दक्षिण में बोलते हैं, उत्तर भारत में बोलते हैं, देश में कहीं भी चले जाइए आपको वही मंत्र होगा, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। तो इस भाषा को ऋषि मुनियों ने चयन किया कि भाई यही ठीक है, इसी में हम अपनी रचना, संशोधन, रिसर्च सब कुछ करेंगे। तो संस्कृत में क्यों किया, उसका कारण यह है। दूसरा, जो विज्ञान वाला विषय आया, तो संस्कृत में पूरा विज्ञान उसमें छुपा हुआ है। संस्कृत भारती के द्वारा 2 पुस्तक प्रकाशित हुई है। एक पुस्तक का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया और दूसरी पुस्तक है साइंस इन संस्कृत। उसमें यही बताया गया कि संस्कृत में विज्ञान कौन से ग्रंथ में है, कौन से श्लोक में है, ये उसको प्रमाण के साथ बताया गया है। इसलिए ये गूगल में भी मिल जाएगा, साइंस इन संस्कृत और प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और लगभग साइंस के 18 विषय उसमें सम्मिलित किए गए हैं, और उसमें बताया गया है ये संस्कृत में कौन से ग्रंथ में केमिस्ट्री है, कौन से ग्रंथ में फिजिक्स है, कौन से ग्रंथ में पूरा विज्ञान छुपा हुआ है, वो सब प्रमाण के साथ इन 2 पुस्तकों में सम्मिलित किया गया है। जब हमारे प्रधानमंत्री, जिस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया पुस्तक की लगभग 5000 प्रतियां खरीदी और अपने जो ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी है उनको वो दी गई, क्योंकि संस्कृत के प्रति लोगों में यही धारणा है कि संस्कृत खाली पूजा पाठ की भाषा है। लेकिन जब प्राइड ऑफ इंडिया पुस्तक माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने ब्यूरोक्रेसी को दी, तो उनके ध्यान में आया कि संस्कृत केवल पूजा पाठ ग्रंथों की भाषा नहीं है, संस्कृत वैज्ञानिक की भाषा है। ये उस पुस्तक में सप्रमाण बताया गया है। उसमें 1-2 उदाहरण मैं बता सकता हूं। उसमें एक टेस्ट ट्यूब बेबी का भी उल्लेख है। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी का बहुत चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी, हमारे 100 कौरव जन्म लिए, तो 100 कौरव कैसे पैदा हो सकते हैं बताइए? मां की इतनी शक्ति कैसे हो सकती कि 100 कौरव को जन्म देवे? तो शास्त्र में लिखा है कि उसमें उस गर्भ के 100 भाग करके उस समय जो टेस्ट बेबी जो अभी कॉन्सेप्ट है, उसमें एक घड़े में इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध किया गया जैसे गर्भ में रहता है, और उस गर्भ के 100 अंश घड़ों में रखे गए महर्षि व्यास ने, वहां से 100 कौरव हुए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तो था पहले, उन घड़ों में वही वातावरण किया था। अब यहां टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, वहां मटके में किया गया था। मटके में जो वातावरण, जो गर्भ में वातावरण देना चाहिए, वो बाहर उन्होंने किया था। तो जो 100 कौरव हुए थे वो उसी पद्धति से किए गए। वो कैसे किए गए वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब विज्ञान चाहता है कि उस पर रिसर्च करें, लेकिन समस्या क्या है, संस्कृत वाले विज्ञान को नहीं जानते, विज्ञान वाले वाय संस्कृत ऐसा बोलते हैं।
पहले बोलते थे, अभी विज्ञान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए वैज्ञानिक लोग भी अब संस्कृत सीख रहे हैं। वैज्ञानिक लोग संस्कृत सीखकर हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारा जो रिसर्च है उन्होंने किया। तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी का उदाहरण मिला। दूसरा, भारत में जब सुपर कंप्यूटर जनक विजय भाटकर जी को बोलते हैं, एक कॉन्फ्रेंस में मैं उनसे मिला। तो कॉन्फ्रेंस में मिलने के बाद विजय भाटकर जी से मैंने पूछा कि आपने जो सुपर कंप्यूटर बनाया है उसका आधार क्या है। उन्होंने बताया कि इसका आधार संस्कृत है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुपर कंप्यूटर के जनक बोल रहे हैं कि मैंने सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका आधार ही संस्कृत है, अगर संस्कृत नहीं आती तो मैं सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकता था। तो उन्होंने संस्कृत सीखी और सुपर कंप्यूटर का भारत में तैयार किया, चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जो अभी वर्तमान के वैज्ञानिक लोग संस्कृत सीख रहे हैं, नासा के वैज्ञानिक लोग संस्कृत सीख रहे हैं, क्योंकि जो जिस विषय का है उस विषय में वो रिसर्च करना चाहता है, तो अपने आप अपने विषय की प्रगति होगी। आज हम पहले से अभी हमारे बरसात कब होगी, हम सूर्य ग्रहण कब, चंद्र ग्रहण कब, लेकिन भारत में तो परंपरा है, कहीं पे भी अपने बाजू के पंडित से जाके पूछो भाई आज सुबह सूर्योदय कितने बजे होगा, तो वो पंचांग देख के बता देता है कि सुबह 5:30 पर सूर्योदय होगा। वो कैसे बताता है? वो पंचांग में देख के बताता है। और पंचांग बनाने वाले के पास कौन सी लैब में जाके उसने बनाया? सूर्यास्त, वो बता देता है। सूर्य ग्रहण कब होगा हम पहले से ही घोषणा कर देते हैं कि अमुक दिनांक को सूर्य ग्रहण होगा और वो इस देश से दिखाया जाएगा। कौन सी लैब में जाकर हमने पता किया? नहीं किया। हमारा पंडित जी बस यही पूरे ब्रह्मांड के आकाश को कागज पे डाल देता है, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। कुंडली में क्या है? हर व्यक्ति की कुंडली होती है। जिस समय कोई जन्म लेता है तो उस समय ब्रह्मांड की स्थिति क्या थी, सूर्य कहां था, चंद्र कहां था, मंगल कहां था, यही वो एक डब्बे में चौकोर करके बता देता है कि जब तुम जन्म लिए थे तो सूर्य यहां था। ये ब्रह्मांड का नक्शा वो एक कागज में बना देता है और वो बता देता है कि सूर्य ग्रहण ये होगा। हमारा पंचांग उठा के देख लीजिए, आपको अगर सीखना आ जाए तो आप ही बता देंगे सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। वहां जाके इसरो वगैरह से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये विज्ञान ही तो है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। तो जो काम हमारा सामान्य पंडित बता देता है, बिना खर्चे के बता देता है कि भाई भारत से सूर्य ग्रहण दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चंद्र ग्रहण दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मौसम कैसा रहेगा, बरसात कब होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, कहाँ होगी, किस देश में होगी, पंचांग में पहले से लिखा हुआ रहता है। आज के मौसम के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, आजकल तो हमारे यहाँ गुजरात में अंबालाल प्रसिद्ध है, कुछ भी मौसम के होते वैज्ञानिक लोग फेल हो जाते हैं। अंबालाल जी आके बोलते हैं हर बार टीवी में वही आते हैं, अंबालाल जी ने ये कहा, अंबालाल जी ने वो कहा। अंबालाल जी किसके आधार पर बोलते हैं? वो पेड़ पौधों को देखकर बता देते कि इस वर्ष का मौसम कैसा होगा। भाई ये पेड़ है, इस पेड़ में कुछ परिवर्तन आया तो भविष्य में 3 महीने बाद मौसम में क्या परिवर्तन आएगा पेड़ पौधे बता देते हैं। लेकिन वो भाषा हमको पता होनी चाहिए। कौन से पक्षी कौन सी आवाज में बात करते हैं, वो विज्ञान जिसको समझ में आ गया वो बता देता है कि बरसात कैसे होगी। पक्षियों को सुनकर बता देते हैं, पेड़ पौधों को देखकर बता देते हैं, जमीन को स्पर्श करके बता देते हैं। यही तो विज्ञान है। ये कोई जादू थोड़ी है, ये कोई चमत्कार थोड़ी है। केवल उसका नॉलेज हमको नहीं है, ज्ञान नहीं है। उस शास्त्र का ज्ञान हम लेंगे तो हम उसमें रिसर्च करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आज कोई भी घर बनाते हैं तो कितना भी बड़ा नास्तिक होगा, लेकिन आज वो पंडित के पास बोलता है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर चाहिए। बोलते हैं क्यों? वास्तुशास्त्र के अनुसार क्यों? दिशा का भी प्रभाव होता है, किधर सिर रखना है, किधर नहीं रखना है। तो ये विज्ञान ही है, पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सोते समय आपका सिर किधर होना चाहिए, पैर किधर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए, उसका कारण क्या है,
वो सब बताया गया है। आज विज्ञान उसको स्वीकार कर रहा है, उसको अपनी भाषा में बताता है कि भाई चुंबक की ध्रुव ये है वो है, इसलिए सिर ऐसे करने से रक्त संचार ऐसे होता है, वो अपनी भाषा में बोलता है। तुलसी में जल चढ़ाते थे तो हमारी माता, मेरे माता को पता नहीं, मेरी माता अनपढ़ है, लेकिन वो सुबह उठ के तुलसी पे जल चढ़ाने चाहिए, ये एक सामान्य संस्कार है। अब उसमें हमको पता नहीं था कि क्यों चढ़ाया, बस ये धार्मिक है, तुलसी को जल चढ़ाना, बस इतना ही पता था। एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, माता जी है। फिर माता जी क्यों? भाई तुलसी, हर आंगन में तुलसी रहती थी, उसको जड़ चढ़ाया जाता था। आज का व्यक्ति पूछता है कि वाय ये सब करना, लेकिन मेरी अनपढ़ माता को पता था कि तुलसी पर जल चढ़ाने से वातावरण शुद्ध होता है। तो ये विज्ञानी था, अनपढ़ महिला को पता था। शिक्षित व्यक्ति पूछता है, आज शहर से आता है और पूछता है ये क्यों जल चढ़ाते हैं, तो मूर्ख वो है कि वो है? बताओ। सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, अरे सूर्य को यहां जल चढ़ा से वहां कैसे पहुंचेगा? आज का बुद्धिमान बोलता है कि तुम मूर्ख हो, किसको सूर्य अर्घ दे रहा हूं मैं, यहां सूर्य चढ़ाने से वहां कैसे पहुंचेगा? मूर्ख ही समझेगा ना। इसमें साइंस है। सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं तो जो धारा होती है वो सूर्य और मेरे बीच में धारा रहती है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो जल से क्रॉस करके आती है। सुबह सूर्योदय पर जल चढ़ाने से जो किरणें आती है उससे मेरे को ऊर्जा मिलती है, वो जल को क्रॉस करके आती है। आज का विज्ञान मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा शिक्षित व्यक्ति जो अधूरा ज्ञान वाला होता है वो बोलता है ये क्या है, सब फालतू बातें हैं। क्यों फालतू? तो वो है, उसको पता ही नहीं। हम उससे आगे की जानते हैं ना, आज विज्ञान स्वीकार कर रहा है। अच्छा वैज्ञानिक है, अच्छा विद्वान है, अच्छा संशोधन करने वाला है, वो कभी भी वाय संस्कृत नहीं बोलता है। उसको पता है कि नॉलेज यहां है, हम मूर्ख हैं। सोमनाथ जी, इसरो वाले सोमनाथ जी जो निवृत्त हुए हैं, उन्होंने जो प्रयत्न किए, अभी उज्जैन यूनिवर्सिटी में आए थे, संस्कृत की यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने वेदशाला देखी। उज्जैन में एक वेदशाला है, मैं भी देखकर आया हूं वेदशाला। सूर्य चंद्र ग्रहण कब होगा उसके लिए राजा ने वहां वेदशाला बनाई हुई है। उसके गणित के आधार पर हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ष में सूर्य ग्रहण कब होगा। सोमनाथ जी उसको देखने के लिए आए कि हमारे यंत्र तो जमीन में लगे हुए हैं, यहां से देखकर हम बता देते कि कितनी डिस्टेंस में है। और आज की गणित और पुरानी गणित दोनों मिल रही है। तो इसरो के साइंटिस्ट, जो इसरो के प्रमुख है सोमनाथ, वो नहीं बोलते कि वाय संस्कृत, लेकिन जो थोड़ा बहुत बीएससी अथवा साइंस पढ़ लेते हैं वो बोलते हैं वाय संस्कृत। भाई तेरे को पता नहीं, मेरे अंदर तो संस्कृत आधुनिक है, वैज्ञानिक भाषा है, यह विश्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। विश्व सीख रहा है। उसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने बता सकता हूं, जो आपने कहा पूरे विश्व में अगर संस्कृत के विषय में यदि रिसर्च हो रहा है पूरे विश्व में, तो आप बता सकते हैं कौन सा देश है? हाँ, जर्मनी। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, जब विश्व के प्रसिद्ध साइंटिस्ट जब राष्ट्रपति थे, तब वो ग्रीक देश में गए। ग्रीस देश में उनका प्रवास था। तो ग्रीस देश के राष्ट्र प्रमुख ने विचार किया कि भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इसलिए उनका कोई स्वागत उनकी परंपरा से किया जाए। उन्होंने विचार किया, और जैसे ही ग्रीस देश में राष्ट्रपति जी, हमारे राष्ट्रपति जी पहुंचे अब्दुल कलाम, तब ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत संस्कृत में किया, संस्कृत में बोला। क्या बोला? वो उस समय की पेपर की कटिंग में आया था, उसका शीर्षक था भो राष्ट्रपति महाभागा भवताम हार्दिकम स्वागतम। भारत के राष्ट्रपति का स्वागत ग्रीस देश में ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने संस्कृत में किया। केवल एक लाइन नहीं बोली, 15 मिनट तक अब्दुल कलाम जी से संस्कृत में बात की। अब्दुल कलाम जी की स्थिति क्या हुई होगी आप खुद सोच सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति हो रही है।
उन्होंने यही कहा, आप संस्कृत बोल रहे हैं, समझ में तो आ रही है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। भारत की भाषा, भारत का राष्ट्रपति बोलता है, मुझको समझ में आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। ग्रीस देश का राष्ट्रपति बोल भी रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा पता है कि भारत की भाषा संस्कृत है। यह ग्रीस देश को पता है। हमारे देश में पूछा जाए तो वाई संस्कृत, ऐसा बोला जाता है। राष्ट्रपति जी के मन में जिज्ञासा हुई, अब्दुल कलाम जी ने, उन्होंने प्रश्न पूछा ग्रीस देश के राष्ट्रपति से। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भी होगा, आप कैसे संस्कृत बोलते हैं? तो ग्रीस देश के राष्ट्रपति जी ने कहा, मैं जब विद्यार्थी था, विद्यार्थी अवस्था में मैंने अपनी जो शिक्षिका थी, मैडम थी, मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ग्रीक भाषा का गंभीर अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है, ग्रीक संस्कृति पढ़ना है, तो क्या करना चाहिए? तो मेरी टीचर ने कहा कि ग्रीक भाषा और ग्रीक संस्कृति पढ़ना है तो पहले क्या पढ़ो? संस्कृत पढ़ो। ये उनको बोला गया। तो फिर मैंने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मैं संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ जाऊं? तो ऐसा नहीं, ये नहीं कहा कि विश्व में एक देश भारत है जहां की भाषा संस्कृत है, बेटा वहां जाओ और संस्कृत पढ़ो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा जर्मनी जाओ और जर्मनी में जाके संस्कृत का अध्ययन करो, क्योंकि उनको पता था कि भारत के लोग तो पूछेंगे वहां संस्कृत, इसलिए उन्होंने वहां नहीं भेजा, जर्मनी में भेजा। उन्होंने जर्मनी में पहले संस्कृत सीखी, फिर ग्रीक सीखी और फिर ग्रीक संस्कृति सीखी। यानी ग्रीक, वो ग्रीस देश के लोगों को पता है कि हमारी ग्रीक संस्कृति का आधार भी क्या है? संस्कृत। ये राष्ट्रपति जी को उस दिन पता चला कि लो, हम तो जानते थे खाली भारत की भाषा है, पूरा विश्व बोलता है, ग्रीक बोल रहे कि तो हमारी भी भाषा संस्कृत है। तो ऐसी स्थिति है। जर्मनी का जो उदाहरण मैंने इसे लिया कि जर्मनी की में अभी भी रिसर्च हो रहे हैं। हम यहाँ खाली डिग्री के लिए पढ़ते हैं, खाली विषय के लिए पढ़ते हैं। जर्मनी के लोग विषय को लिए नहीं पढ़ते हैं, पूजा पाठ के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो संस्कृत ग्रंथों को अध्ययन कर उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए पढ़ते हैं। तो पुराने प्राचीन ग्रंथ है जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, पांडुलिपि ग्रंथ, लगभग उसको आकलन किया तो हमारे विद्वान लोग बोलते हैं 1 लाख से भी अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स है। उसमें से 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिस्ट बनी है और लगभग 5 लाख से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी गांवों में सड़ रही है, किसी के घर में रखी हुई है, सड़ रही है, क्योंकि उनको पता नहीं कि इसमें कौन सा ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि वो संस्कृत में है मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसलिए पता नहीं है किसकी है। तो दादाजी की दादाजी की दादाजी की रखी है, पड़ी हुई है वहां, लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पे पूजा करते हैं। बहुत बार तो बहुत ज्यादा होती तो पूजा भी नहीं होती, कहीं भंडार कक्ष में डाल देते हैं। और 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स तो भारत से चुराकर विदेश चली गई है। क्यों गई? क्यों चुराई गई? उसमें कौन सी संपत्ति थी? उसमें कौन से सोने का खजाना था कि भाई इसमें मैन्युस्क्रिप्ट में ये खजाना है? उनको पता है कि ये खजाना है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, मैं इसका ज्वलंत उदाहरण में अभी बताता हूं। अभी मैं मध्य प्रदेश के एक नीमच जिले में गया था। तो नीमच जिले में एक व्यक्ति है हरीश नाम का, वो नीमच जिले का, उसको क्या बोलते हैं, कचड़ा किंग, पूरे जिले का जो क्या बोलते हैं, भंगार 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 इकट्ठा करने वाला, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अगर भंगार इकट्ठा करने वाला है तो वो हरीश करके नाम से एक है। मैं जैसे ही गया उसने कहा महोदय आप आइए मेरे घर आइए। मैं घर गया, घर में एक रूम उसने बताया, उस रूम में मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपि ग्रंथ उस रूम में, पूरे रूम में भरे हुए हैं। मुझको ये तुम कहां से लेकर आए? बोले ये मैं भंगार में से निकाल के लाया हूं। मेरे आदमी जब गांव-गांव में जाते हैं गाड़ी लेकर भंगार इकट्ठा करने के लिए, उसको हमने 20, 25, 50 रुपए में भंगार इकट्ठा किया
तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहां पे मिली? भंगार के दुकान पर। लेकिन उसका महत्व वो जानता था, क्योंकि उसने जीवन में कभी संस्कृत पढ़ी थी, तो उसको लगा कि ये तो अनमोल भंडार है। इसलिए उसमें से उसने भंगार में से जो भंगार बाहर भेजना था उसको बाहर भेज दिया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेकर उसने अपने घर पे उसको व्यवस्थित रखा, सुरक्षित किया। और दिल्ली में मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन चलता है, वहां फोन किया कि भी मेरे पास इतनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। दिल्ली भारत सरकार से टीम आई, उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लिस्ट बनाई और उसको कुछ केमिकल, क्योंकि पुराने कागज रहते हैं, उसको संरक्षित करने के लिए उसकी कुछ ट्रीटमेंट करके रखा। अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ग्रंथ उसके पास है और उसकी डिजिटलाइजेशन वगैरह सब भारत सरकार ने किया है। तो ये स्थिति है वर्तमान में। तो ये जो विज्ञान वाला विषय आया, ये जितना भी उसमें है, मैंने इन सब में समावेश करने का प्रयत्न किया कि सब कुछ है, हमारे अध्ययन की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और हम उसका यदि हम प्रयत्न करें, ठीक है, सरकार को करना है, सरकार अपनी दृष्टि से प्रयत्न कर रही है, क्योंकि समाज में सामान्य रूप से क्या होता है कि डिमांड जो होती है उसके आधार पर मजबूरन नीतियां बनानी पड़ती है। हमारे देश में इंग्लिश कोई पहले सरकार लेकर नहीं आई। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं, सभी भाषाएं आवश्यक है। इंग्लिश भी आवश्यक है, हमारी मातृभाषा गुजराती हिंदी भी आवश्यक है, संस्कृत भी आवश्यक है। विश्व में जितनी भाषाएं सीख सकते हैं उतनी भाषाएं सीखिए, किसी भाषा का विरोध नहीं है। किंतु इंग्लिश भारत में थोपी गई क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज्य था, और ब्रिटिश राज्य ने इस प्रकार की नीतियां बनाई गई कि आज वो हम उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश में भी इंग्लिश जो थोपी गई वो पहले प्राइवेट सेक्टर में आई, सरकारी सेक्टर में नहीं। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट वालों ने डिमांड क्रिएट की, और फिर धीरे 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 ऐसी डिमांड हो गई कि मजबूरन सरकार की इच्छा नहीं होते हुए भी अभी इंग्लिश पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई, वातावरण ऐसा बन गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बोलते नहीं, आजकल तो मोदी जी हैं, मोदी जी एक झटके में सब कर देंगे। जैसे नोटबंदी हुई वैसे रात को 11 बजे आएंगे, जैसे नोटबंदी की वैसे 11 बजे बोलेंगे आज से 11 बजे कल सुबह सूर्योदय से पहले सब संस्कृत में बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या परिस्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं कि भाई आज से मैं घोषणा करता हूं संस्कृत के अलावा कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। पहले समाज स्वीकार करता है, समाज का मन स्वीकार करता है, फिर समाज जब डिमांड क्रिएट करता है तो अपने आप सरकार को अनिच्छा के बावजूद भी करना पड़ता है। इसलिए सरकार वही करती है जिसकी डिमांड होती है। इसलिए समाज में हमको ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है, डिमांड उत्पन्न करनी है कि जिससे समाज फिर से अपनी संस्कृति को स्वीकार करे, अपनी सभ्यता का स्वीकार करे, अपनी परंपरा को स्वीकार करे, अपनी सनातन भाषा को स्वीकार करे। जिस दिन समाज इकट्ठा हो गया उस दिन सरकार कोई भी हो उनको मजबूरन संस्कृत को लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सरकार तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। वोटर्स जितने होंगे उसके आधार पर पॉलिसीज बनती है। संस्कृत के हम सब संस्कृत पढ़े हुए हैं। अभी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, जनगणना आने वाली है, देश में जनगणना आने वाली है। जनगणना में एक विषय आता है, आपकी कौन सी भाषा है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, ये सब पूछा जाता है। सामान्य रूप से जो गणना करने वाला आता है वो હા તો આ તો અહીંયા જ ખબર છે, આ ગુજરાતી છે ને હિન્દી છે ને ઇંગ્લિશ ને પોતાની મરજીથી બધું લીખીને ટીક 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 કરીને જતો રહે। પણ આનું પરિણામ શું થાય? જ્યારે ગણના થાય तो संस्कृत बोलने वाले देश में विश्व में अथवा संस्कृत जानने वाले कितने हैं? लिखित रूप में देश में केवल 21,000 है। पुरानी जनगणना के आधार पर 2011 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर केवल
21,000 लोग हैं जिन्होंने स्वाभिमान के साथ स्वीकार किया है मेरी भाषा संस्कृत है। तो क्या संस्कृत जानने वाले पूरे देश में 21,000 है? नहीं, संस्कृत तो बहुत सारे सीखे हैं। हम अभी गिनती कर रहे थे बीच में, जिसने जीवन में संस्कृत पढ़ी, मेरे को लगता है आपने भी अपने जीवन में संस्कृत पढ़ी होगी। 6, 7, 8, 9, 10 स्कूल में तो सबने संस्कृत पढ़ी। संस्कृत टीचर है, संस्कृत गुरुकुल है, संस्कृत अध्यापक है, सबको मिला के 4 करोड़ से अधिक जनसंख्या होती है जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं अथवा संस्कृत पढ़ चुके हैं। किंतु आंकड़े में तो 21,000 ही है। अब भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी तो कैसे बनाएगी? नहीं बना सकती ना। बोले 21,000 के लिए, इसलिए तमिलनाडु के एक सांसद महोदय है दयानिधि मारन, उन्होंने लोकसभा में प्रश्न किया कि भाई जो 21,000 लोग संस्कृत बोलते हैं पूरे देश में, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने से क्या मतलब? ये प्रश्न रखा। ये साहस क्यों हुआ? क्योंकि हम अपनी भाषा को भूल गए। 3 भाषाएं पूछी, 4 भाषाएं पूछी, हम एक भाषा में संस्कृत को ऐड कर सकते थे। गुजराती की भी तो महासंस्कृत है। हमने सबने जन्म लिया, मुझको लगता है कि यहां जो भी बैठा हुआ है उन सबका नाम संस्कृत में है। किसी का भी नाम आप सोच लीजिए, सबका नाम यहां संस्कृत में ही होगा। ऐसा कोई है जो बोल सकता है कि मेरा नाम संस्कृत में नहीं है? हाथ ऊपर कर सकता है। खाली पता नहीं है, जानकारी में नहीं है। मैं इतना आत्मविश्वास से कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि यह भारत की परंपरा है। यहां किसी का नाम ओबामा नहीं मिलेगा, बिल क्लिंटन नहीं मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा। क्यों? आप कुछ भी करिए, आपका नाम रमेश, सुरेश, गणेश, विश्वनाथ, राहुल, दिनेश, पद्मराज, कोई भी नाम ले लीजिए, सब संस्कृत में है। कोई है माइकल लाल जो खड़े होके बोले कि मेरा नाम संस्कृत नहीं है क्या? यहां बैठे बैठे एक माइकल लाल खड़े होके बताए कि मेरे पिताजी का नाम संस्कृत नहीं है? बताओ किसकी हिम्मत है? पिताजी को छोड़ो, आपके दादाजी का नाम संस्कृत में है, आपका नाम संस्कृत में, आपके पिताजी का नाम संस्कृत में, आपके दादाजी का नाम संस्कृत में, आपके पूर्वजों का नाम संस्कृत में। कैसे बोल सकते हैं कि संस्कृत आपकी भाषा नहीं है? आपके दादाजी का नाम कोई बिल क्विंटल है क्या? नहीं है ना। कृष्ण प्रसाद होगा, पद्मराज होगा, सुरेश होगा, जो भी होगा संस्कृत होगा। आपकी भाषा संस्कृत है। आज जो भी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, 70% गुजराती संस्कृत में है। उसमें आपने अरबी, फारसी और इंग्लिश मिक्स किया है। उसके कारण से आपकी भाषा भ्रष्ट हो गई है। शू मजामा छो, मजा शब्द संस्कृत में है क्या? भारतीय शब्द है क्या? नहीं है, फारसी शब्द है। तो कैसे गुजराती हुआ? नहीं हुआ। मेरे को गुजराती नहीं आती, लेकिन मैं शब्द सुन के समझ सकता हूं यह भारतीय शब्द नहीं है। मजा शब्द, मजा ले जो बोल सके कि यह भारतीय शब्द है, नहीं है। तो फिर मैंने अध्ययन किया कि ये आया कहां से, तो बोले फारसी से आया है। पहले कब भारत गुजरात में क्या बोला जाता था? शू आनंद मा छो, ऐसा बोला जाता था। संस्कृत चली गई, इसलिए आनंद चला गया। क्या आ गया? मजा आ गया। क्या आनंद और मजे में अंतर नहीं है? आनंद आनंद है, मजा मजा है। पार्टी में आनंद नहीं आता है, पार्टी में मजा आता है। अंतर है कि नहीं? माले काले रजा छे, रजा, क्या रजा भारतीय शब्द है? नहीं है, उर्दू शब्द है। बोलो गुजराती, उसका गुजराती करो। आप नहीं कर सकते, आपको संस्कृत नहीं आती। मैं कर सकता हूं। काले अवकाश छे, रजा का भारतीय शब्द क्या हुआ? अवकाश। आप गुजरात में जन्म लेने के बाद आपकी भाषा खिचड़ी है। क्यों? क्योंकि आपने खिचड़ी खाई है।
तो जो खिचड़ी खाता है वो खिचड़ी बोलता है। उसकी ना गुजराती है, न मराठी है, न उर्दू है, न फारसी है, न इंग्लिश है। હું સાહેબથી રજા લઈને જાહેર સભામાં જાઉં છું। इसमें बताओ कौन से भारतीय शब्द है? साहेब फारसी, रजा લઈને उर्दू, जाहिर सभाમાં जाऊं છું उर्दू। तो कहां हुए आप भारतीय? नहीं हुए। खाली भारत में जन्म लेने से थोड़ी भारतीय हो जाते हैं। अब इसको मैं आपको शुद्ध करवाता हूं, करो इसको शुद्ध। साहेब ती रजा लईने, साहेब मतलब भारतीय शब्द बोलो, गुजराती बोलो। महोदय ती रजा लईने, अनुमति लईने। પછી આગળ જાહેર સભામાં જાઉં છું, सार्वजनिक सभा में जाऊं छू। मेरे को संस्कृत आती है, गुजराती की माँ संस्कृत है, मुझको माँ आती है, इसलिए मैं बोल सकता हूं महोदय की अनुमति लेने सार्वजनिक सभा में जाऊं छू। मेरी जन्मभूमि गुजरात नहीं है, लेकिन आपसे अच्छी गुजराती मैं बोलता हूं। अब इसमें सब शब्द देख लीजिए। जाहिर की जगह हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया? सार्वजनिक। अनुमति शब्द प्रयोग किया हमने रजा लईने। अनुमति कौन से भाषा का है? संस्कृत। साहेब थी, साहेब का हमने कौन सा विकल्प यूज किया? कौन सी भाषा का है? संस्कृत के बगैर गुजराती बोल सकते हैं क्या? ये केवल गुजराती का उदाहरण बताए। यही कथा मराठी की है, यही कथा तमिल की है, यही कन्नड़ की है, और यही हिंदी की है। संस्कृत के बगैर हिंदी नहीं है, संस्कृत के बगैर कन्नड़ नहीं है, संस्कृत के बगैर मलयालम नहीं है। इसलिए हमारी भाषा कौन सी हुई? यहां बोलना मत, जब जनगणना के लिए आए तो वहां लिखवाना। 21,000 तो खाली वलसाड़ जिले में होने चाहिए। देश में 21,000 है, हमको डूब के मर जाना चाहिए। हम सब लोग, जनगणना आएगी उसमें प्रथम भाषा मेरी संस्कृत है, द्वितीय भाषा गुजराती है, तीसरी भाषा आपकी जो इच्छा है वो लिखवा देना। कर सकते हैं साहस? तो हमारे देश की भाषा आगे आएगी। 21,000 खाली वलसाड़ जिले से होगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार को झक मार के संस्कृत की नीति लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। खाली 21,000 वलसाड़ में हो सकते हैं, किंतु जन जागरण नहीं है। ये वास्तविकता बताने वाले कोई है नहीं। मेरे जैसे लोग मिलेंगे तो सब जाकर यही बोलते हैं। खाली सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ी देशभक्ति जागृत होती है। जहां करना होता है वहां करना पड़ता है, जहां लिखवाना पड़ता है वहां लिखवाना पड़ता है। जनगणना में कोई शिक्षक आएगा, उसका कोई अधिकार नहीं है प्रश्न करने का। अगर वो प्रश्न करता है वो नीति के विरुद्ध है। वो बोले ना 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 तुम्हारी भाषा संस्कृत नहीं है, तो चुप रहे। उसको बोल देना चुप रहे, मैं जो बोल रहा हूं मेरे को पता है मेरी भाषा कौन सी है। तुमको तय करना है कि मेरे को तय करना है? उसके लिए मेरा वीडियो सुना देना पहले, उसके बाद वो खुद कहेगा भाई तेरे को 1 घंटा भाषण सुनना है कि लिखना है, लिख ले तू चुपचाप। मेरी प्रथम भाषा संस्कृत है, द्वितीय भाषा गुजराती है। यदि साहस है लिखवाइए, नहीं साहस है तो पहली भाषा गुजराती लिखवाइए, दूसरी संस्कृत कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन गणना में आनी चाहिए। गणना में होगी तो ही परिवर्तन आएगा, तो ही समाज स्वीकार करेगा, और तो ही नीतियां बनेगी, और तो ही हम कुछ इस समाज में एक अधिकृत योगदान दे पाएंगे। बाकी तो क्या है, सब वातावरण बनेगा, हम भी बोल के चले जाएंगे, आप भी सुन के चले जाएंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अभी जो विषय प्रसंग आ गया इसलिए मैंने आपको निवेदन किया है, आप सब मिलकर कम से कम जो यहाँ बैठा हुआ है वो 10-12 लोगों को फोन कर कर बोले
कि भाई इस गणना में, जनगणना में आपको संस्कृत का उल्लेख करवाना है। कर सकते हैं? आप करिए। इसको सोशल मीडिया में मत डालिएगा कि भाई मैं सोशल मीडिया में जन जागरण करूंगा इसलिए वहां सब। सोशल मीडिया के द्वारा नहीं होगा। व्यक्तिगत फोन कर कर, आग्रह कर कर निवेदन करना, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। भविष्य की दृष्टि से बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो मेरा आपसे ये प्रसंग आया, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को आग्रह कर कर संस्कृत के प्रति जन जागरण की दृष्टि से जनगणना में संस्कृत का उल्लेख करवाए, गुजराती का करवाए, दोनों को करवाए। और आप संस्कृत सीखेंगे, आपकी गुजराती शुद्ध हो जाएगी। इसलिए आप सबको संस्कृत सीखना है। संस्कृत सीखेंगे तो हम अपनी भाषा शुद्ध कर सकते हैं, और जो हम बोलेंगे वो ही परिवार में बोली जाएगी, और जो परिवार में बोली जाएगी वो ही आगामी पीढ़ी सीखेगी। आज आगामी पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, उनको नरसिंह मेहता के साहित्य समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनकी भाषा, कोई नरसिंह मेहता के साहित्य में ऐसा थोड़ी होगा रजा जाहिर नहीं, ये शब्द नहीं मिलेंगे आपको। चूंकि हमने उर्दू, अरबी, फारसी शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हम अपने मूल शब्द छोड़ दिए, इसलिए हमको वो कठिन लगने लग गए। क्यों? क्योंकि हमने शब्द छोड़ दिए। मैं 13 वर्ष पहले जब कर्णावती अहमदाबाद में आया, मैंने रिक्शा वाले से कहा, भाई मारे ત્યાં આપણે ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય જવાનું છે। તો આ ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય બોલે ગુજરાત ગુજરાત यूनिवर्सिटी, हाँ गुजरात यूनिवर्सिटी यहाँ છે, किंतु गुजरात विश्वविद्यालय क्या है खबर नहीं। फिर मैंने कहा यूनिवर्सिटी को गुजराती में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। तो उसकी गलती नहीं है, उसने बचपन से यूनिवर्सिटी ही सुना। फिर मैंने उसको रिक्शा में बताया कि यूनिवर्सिटी शब्द इंग्लिश का है, यूनिवर्सिटी को गुजराती में विश्वविद्यालय बोलते हैं, तो हम गुजरात विश्वविद्यालय ही जा रहे हैं। ख्याल आया? तो बोला हाँ, किसी ने बताया नहीं। तो हमारी मातृभाषा खिचड़ी है, इसलिए हमारे बच्चों की भी भाषा खिचड़ी होगी। इसलिए अपने बच्चे की भाषा शुद्ध गुजराती करेंगे, अपने आप संस्कृत आएगी। शुद्ध मराठी करेंगे, अपने आप संस्कृत आएगी। शुद्ध कन्नड़ करेंगे, अपने आप संस्कृत आएगी। शुद्ध मलयालम करेंगे, अपने आप संस्कृत आएगी। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो हम अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो भाषा के, सभी भाषाओं के रक्षण में संस्कृत भूमिका हो सकती है। दूसरा इसी के अंगतया कि हम जैसे ही संस्कृत बोलते हैं तो उसमें एक एकात्मता का भाव जागृत होता है, देश भारतीयता का बोध होता है। जैसे ही हम गुजराती बोलते हैं तो क्या भाव जागृत होता है? गुजराती। और मराठी बोलते हैं तो मराठी भाव जागृत होता है। तमिल बोलते हैं तो तमिल, मलयालम बोलते हैं तो केरल के ऐसे भाव उत्पन्न होता है। हिंदी बोलते हैं तो है, उसमें गड़बड़ हो गया। कहां का? भारत का है, देश का। दक्षिण में जाइए और हिंदी बोलिए, क्या बोलेंगे वो? दक्षिण तो छोड़िए, ये बाजू में मराठी है, मुंबई में चले जाइए, क्या होगा? हिंदी बोलेंगे तो क्या कहेंगे? उत्तर भारत से आया है, यानी वो भारत का भी नहीं। मैं जाके मुंबई में संस्कृत बोलूंगा तो क्या कहेंगे? कर्नाटक का, केरल का, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, अथवा अमेरिका का? भारत का। संस्कृत ही भाषा है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी कोई भाषा नहीं है जो पूरे देश की प्रतिनिधि के रूप में जिसको स्वीकारा जाता है। संस्कृत ही ऐसी भाषा है। मैं संस्कृत बोलता हूं, अहम संस्कृतेन संभाषणं करोमि चेत भारतस्य बोधः भवति, न तो एकस्य राज्यस्य। किसी एक राज्य का बोध नहीं होता है, भारत का बोध होता है। अतः हम संस्कृतेन संभाषणं करोमि, मम गर्वः अस्ति। विश्वस्य वैज्ञानिक भाषा अस्ति संस्कृतम, अहम संस्कृतेन संभाषणं करोमि, मम गर्वः अस्ति, गौरवम् अस्ति। भारतस्य संस्कृतेः भाषा अस्ति,
गौरवम् अस्ति। भारतस्य संस्कारस्य भाषा अस्ति, गौरवम् अस्ति। भारतस्य परंपराया सभ्यता च भाषा अस्ति, गौरवम् अस्ति। हमको अपनी भाषा पे गौरव होगा तो ही हम परिवर्तन ला सकते हैं, तो ही हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित कर कर उनको परिवर्तन कर सकते हैं। और वृद्धाश्रम में, अनाथालय में और ये जितने भी पागल खाने में, इनसे बच सकते हैं। संस्कृत पढ़ने वाला, मैंने देश में अभी तक अध्ययन करने का किया, संस्कृत का विद्यार्थी है, उसके माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं है। मैं बहुत सारे वृद्धाश्रम में गया, मेरे को एक भी उदाहरण नहीं मिला जिसने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत का विद्यार्थी है, संस्कृत गुरुकुल में पढ़ा है और उसके माता पिता वृद्धाश्रम में है। नहीं मिलेगा उदाहरण आपको। इसलिए आप तय कीजिए, आप तय कीजिए आपको कहां जाना है। फिर बाद में जब वृद्धाश्रम में मैं मिलने आऊंगा तो मेरे को मत बोलना कि क्यों भेजा। आया था मैं शांति मंदिर में, बताया था संस्कृत सिखाओ, नहीं समझे आप, आपको तो इंग्लिश सिखाना था, सिखाओ इंग्लिश, रहो वृद्धाश्रम में। हमने पैसा अर्जित करना सिखाया, संस्कार नहीं सिखाया उसको। तुम्हें माता तुम्हें पिता, ये नहीं सिखाया। ये सिखाते तो आज माता पिता के आदर करना सीखते। जो ज्यादा शिक्षित है वो उतना अपने माता पिता से दूर है। उसको वसुदेव कुटुंबकम तो छोड़ो, अपना परिवार भी परिवार नहीं है। मैं और मेरा परिवार, ये भावना थी। मैं, मेरा माता पिता, पत्नी, बच्चे। आजकल हम और छोटे हो गए, माता पिता भी डिलीट हो गए, वो भी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मैं 10 साल पहले होता था। अभी जब मैं मिलता हूं, पत्नी भी बोझ लगने लग गई है, पति भी बोझग्रस्त हो गए हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला जाना पसंद करते हैं। नहीं, मैं, बस मैं, क्योंकि घर जाते हैं तो उसको अशांति मिलती है। इसलिए वो भावना खत्म हो रही। जिस देश में वसुदेव कुटुंब की भावना थी, जिस देश में परिवार भावना थी, कुटुंब भावना थी, आज उस देश में कुटुंब परंपरा खत्म होती जा रही है, परिवार भावना खत्म होती जा रही है। माता पिता, बच्चे खत्म होते जा रहे हैं। बच्चे वहां पर, माता पिता यहाँ पर, पटकर विदेश जाना है, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन परिवार टूट रहा है। और जब परिवार टूट जाएगा तो मतलब क्या है भाई? भगवान, संस्कृत कुटुंब, संस्कृत यही संस्कार देती है कि जो भी है अर्थ जीवन के लिए है, जीवन अर्थ के लिए नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा था, अमेरिका संसद में एक डॉक्टर जेरेट करके है, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है? कि बच्चों में नॉलेज, ज्ञान क्षमता कम होती जा रही है, बुद्धिमत्ता कम होती जा रही, समझदारी कम होती जा रही है। ये अमेरिका की संसद में डॉक्टर जेनरेट ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वो डॉक्टर जेनरेट क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो साइंस है, डॉक्टर है वो। उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट में बताया? बोले लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल आ गया है, लेकिन आदमी स्मार्ट नहीं रहा। पहले आदमी स्मार्ट था, मोबाइल नहीं था। आज मोबाइल स्मार्ट हो गया, लेकिन आदमी स्मार्ट नहीं, आदमी बुद्धू हो गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका संसद में डॉक्टर जेनेट बोल रहे हैं। उन्होंने बताया क्यों? कि जब स्मार्ट मोबाइल नहीं था, आपको अपने परिवार के नंबर पता थे, मोबाइल नंबर। आज के बच्चे से पूछ लीजिए कुछ नंबर, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? सब इसमें है, याद करने की क्या जरूरत है? अपने को खुद को याद नहीं है, पत्नी के भी नंबर याद है कि नहीं पता नहीं, संशय है। उसको भी मोबाइल में आएगा तो आएगा, बाकी नंबर बड़ा कठिन हो जाता है आजकल। क्यों? स्मार्ट मोबाइल के कारण से हमारी स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। उसमें रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि जो स्क्रीन के सामने बैठता है उसकी बुद्धि कम होती जा रही है, और जो पेन डायरी लेकर बैठता है वो बुद्धिमान है।
जो मोबाइल से ही सब कुछ करता है, कंप्यूटर से ही सब कुछ करता है, वो मूर्ख होता जा रहा है मेरी भाषा में। और जो मोबाइल का नहीं, जो पेन और डायरी का उपयोग करता है, उसकी एकाग्रता अच्छी रहती है, बुद्धि शक्ति अच्छी रहती है, चिंतन शक्ति बहुत अच्छी रहती है। और जो 50% ऐसे बच्चे मिले हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, अध्ययन में रुचि नहीं है, उनको एक जगह बिठाना कठिन हो रहा है, भोजन तक नहीं करवा पाते हैं आजकल की माता है बच्चों को। आपने करते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, मोबाइल सामने वीडियो चलेगा और फिर भोजन खिलाते हैं, ले बेटा खा। मैं जाता हूं घर में, पूछता हूं क्यों भाई मोबाइल से नहीं, खाता नहीं है, क्या करे, मोबाइल देखकर खिलाना पड़ता है। मां ने अपनी सरलता के लिए रास्ता निकाला, लेकिन ये रास्ता सरल नहीं है, ये आपके बच्चे को मूर्ख बना रहा है। ये अमेरिका के संसद में प्रस्ताव आया है। इसलिए आप अपने बच्चे को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट मोबाइल देकर उसको उसमें अभ्यास करवाइए, और बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो गुरुकुल में भेजिए, संस्कृत पढ़ाइए, संस्कृत की स्मरण शक्ति, श्लोक, सुभाषित, गीता पढ़ाइए, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। आजकल बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? इसीलिए हो रहा है। उसका परिणाम क्या आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ठीक है, आजकल मोबाइल है, आज उसको छुड़ाना 100% नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई समय निर्धारित कीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा। और थोड़ा बच्चे को भी पता है, थोड़ा रोऊंगा तो माता दे देती मोबाइल, ले बेटा मोबाइल। बच्चे को पता है कि नौटंकी करने से मां मोबाइल दे देती है, और हम भी सोचते हैं यार दे दे यार, रो रहा है, इससे अच्छा तो मोबाइल है, रोने दो उसको। एक दिन रोएगा, दूसरे दिन अपने आप खाएगा। हमने आदत बिगाड़ रखी। उसके हित के लिए, बच्चे के हित के लिए मां को, पिता को थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा, अभ्यास कराना पड़ेगा। कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी, 3 कारण से समस्या क्रिएट हो रही है। इसलिए सबका समय निश्चित करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, समय निश्चित करो, समय मर्यादा निश्चित करो। थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल, या तो आज मोबाइल मिलेगा या फिर आज टीवी देखने को मिलेगा, एक चीज करो, उसमें भी आधा घंटा मिलेगा। बोलो, चयन करो तुम क्या चाहिए। आज मोबाइल, ओके ये लो मोबाइल, टीवी चालू नहीं करने का। फिर दूसरे दिन कहेगा आज मोबाइल नहीं। बच्चे लोग टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चों के हित के लिए है। ये अमेरिका की संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसको आप डीएनए में जाके देख लेना, उसमें भी रिपोर्ट ये आई है। गंभीर समस्या है। इसलिए लोकसभा में चर्चा का विषय बना के अब करना क्या है। अमेरिका में बच्चे बुद्धू होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? तो 3 कारण बताए, टीवी, मोबाइल और तीसरा कंप्यूटर। जिस स्कूल में कंप्यूटर के द्वारा सब कुछ होता है वहां ज्यादा मूर्ख है, ऐसा अमेरिका के संसद में प्रस्ताव आया है। इसलिए हमारे भारत में यह समस्या उत्पन्न न हो, हमारी पीढ़ी संरक्षित हो, हमारी परिवार व्यवस्था संरक्षित हो, हमारी परिवार व्यवस्था संरक्षित हो, हमारी कुटुंब व्यवस्था जो चली आ रही है। पूरे विश्व में टेंशन का विषय है कि भारत में ये कुटुंब व्यवस्था क्या है। क्यों? क्योंकि विदेशों में उनको पता ही नहीं रहता है कि उनके माता कहाँ है, पिता कहाँ है। उनको माता पिता ढूंढने पड़ते हैं। कब ढूंढते हैं वो? आपको पता है, उनको अपने माता पिता नहीं मिलते तो उनको ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए वो फादर्स डे मनाते हैं। उस दिन क्या करना? पिताजी को ढूंढना, और पिताजी के पास जाके बोलना हैप्पी फादर्स डे, चलो आज पिताजी के साथ भोजन करेंगे, हैप्पी मदर्स डे। उस दिन क्या करना? उस दिन मां कहां है ये ढूंढना, मां किसके साथ है ढूंढना, क्योंकि उनको नहीं पता है। मां को ढूंढना पड़ता है, पिता को ढूंढना पड़ता है। इसलिए फादर्स मदर्स डे मनाए जाते हैं। हमारे यहां कहां ढूंढना पड़ता है, रोज छाती पे बैठे हैं, फिर भी हम फादर्स डे मनाते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ रोज फादर्स डे होता है, रोज मदर्स डे होता है, रोज पिताजी की डांट खानी पड़ती है और जबरदस्ती फादर्स डे मनाना है। तो ये कॉमेडी है क्या नहीं?
विचित्र कॉमेडी है, विचित्र मूर्खता बोलते हैं इसको, जिसको मैं कॉमेडी का स्वरूप दे रहा हूं, किंतु है तो मूर्खता है ना। मैं अभी मुंबई गया तो वहां स्कूल का नाम क्या था, हनुमान कॉन्वेंट स्कूल। अब मैं ये सोचा हनुमान का और कॉन्वेंट का क्या लेना देना। हनुमान जी कभी कॉन्वेंट में गए नहीं होंगे, लेकिन स्कूल का नाम हनुमान कॉन्वेंट। क्यों? हनुमान स्कूल रखेंगे तो कोई आएगा नहीं। कॉन्वेंट करने से माँ को लगेगा ओ कॉन्वेंट स्कूल है, मेरे बच्चे को वहां जाना चाहिए। तो माँ को क्या लगता है कि कॉन्वेंट में जाने से बच्चे के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, यही ध्यान में आता है। इसलिए वो गुरुकुल में नहीं भेजते, वो कॉन्वेंट में भेजते हैं। और जैसे ही फिर घर पे आता है और कोई अतिथि आता है, तो हमारी भारतीय परंपरा में कोई अतिथि आता है तो जैसे अभी यहाँ हमारे बच्चों ने सुभाषित सिखाया, घर में आते थे तो सुभाषित बोलना सिखाते थे, वो हाथ जोड़कर सुभाषित बोलते थे पहले। अभी मैं मुंबई वगैरह नोएडा दिल्ली में जाता हूं तो जैसे अरे महोदय आए बेटा आजा, पोएम सुनाओ, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। फिर ये जैसे ही बालक टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बोलता है, मैं माँ का चेहरा देखता हूं, माँ के इसमें तरह भर जाती है, वाह मेरा बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता है, मुझको धन्य है माँ, धन्य है। आंसू आ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। तुम्हें माता च पिता बोलने से नहीं होता है, लेकिन ये होता है ये परिस्थिति बन गई। उसी में उनको लगता है कि मेरा तो माँ जन्म सार्थक हो गया। तो ये एक विचित्र स्थिति है। आहत्य मैंने सामान्य पद्धति में, सामान्य हल्की फुल्की शैली में मैंने संस्कृत के बारे में आप सबसे बात की, इसलिए मैंने ये सब जो थे मैंने कहा आहत्य सब कुछ मिक्स करके मैंने बताया आपके बारे में। बस मेरे को जो कहना था इसमें आपका कुछ है तो बताइए। समय हो गया, बस एक मैं छोटी सी समय हो गया है, एक अंतिम अनुरोध मैं कर देता हूं, फिर मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। छोटी सी एक कथा है। एक धूर्त व्यक्ति था, बदमाश था, धूर्ता आसित। उसके पास में एक ज्योतिषाचार्य रहता था, एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा ये होशियार है कि नहीं, चलो इसको पता करते हैं। तो बदमाश है, खुरापात तो रहता ही है। तो उसने परीक्षा लेने के लिए गया कि आज इसकी हम परीक्षा लेते हैं कि ये कितना सत्य बोलता है, कितना असत्य बोलता है। वो गए, एक पक्षी उसने हाथ में रखा और बोला कि वो ज्योतिषाचार्य, अब तुम बड़े ज्योतिषाचार्य, चलो बताओ कि ये पक्षी मेरा हाथ में क्या है। तो ज्योतिषाचार्य ने बता दिया, पक्षी अस्ति, यानी पक्षी। फिर उसने प्रश्न किया ये जीवित है कि मृत है। तो ज्योतिषाचार्य समझ में आ गया कि ये बदमाश है। मैं अगर बोलूँगा कि ये मृत है, तो चूंकि उसने जीवित रखा हो तो इसको कर देगा, तो वो पता चल जाएगा कि ये मृत है, जीवित है। अगर मैं कहूँ ये जीवित है तो वो थोड़ा दबा देगा, उसको मार भी सकता है। तो ये है। तो फिर उसने ज्योतिषाचार्य ने यही कहा कि तुम्हारे हाथ में पक्षी है और उसका भविष्य तुम्हारे हाथ में है। बस हमारे हाथ में भी हमारे बच्चों का भविष्य है। अब हम उसको क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, वो हमको निश्चय करना है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने संस्कार से, अपने परंपरा से, अपनी सभ्यता से हमको निर्णय करना है कि हमको किस दिशा में देना है, किस दृष्टि में देना है। और यही काम अपने इस गुरुकुल के द्वारा हो रहा है। संस्कार देने का काम, सभ्यता का काम, परंपरा का काम। अपने आप सामान्य बालकों और गुरुकुल के परंपरा के जो विद्यार्थी हैं, आप उससे तुलना करेंगे, अपने आप उनके व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखेगा। और मैंने स्वयं देखा है। इसलिए अपने बच्चों को स्वयं इस प्रकार का मार्गदर्शन करें, उनको मोटिवेशन करें, उनको गीता सिखाए, उनको सुभाषित वगैरह किए हैं। गुजरात सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन की दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं
अभी मैंने BAPS मंदिर में के द्वारा एक ग्रंथ है सत्संग दीक्षा, उसमें लगभग 315 संस्कृत के श्लोक है। पूरे विश्व में 3 साल से 13 साल तक के बच्चों को उन्होंने 315 श्लोक कंठस्थ करवाए। 3 साल का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है, जिसको भाषा नहीं आती है, जिसने कभी पुस्तक नहीं पढ़ी, वो भी 315 श्लोक कंठस्थ उसने किए हैं। और केवल भारत के नहीं, अन्य देशों के भी बच्चे, 4 साल के 5 साल के बच्चे जिसको 315 श्लोक कंठस्थ हुए। अभी बड़ौदा में कार्यक्रम हुआ और लगभग 12,000 से भी अधिक विद्यार्थी 3 से 13 वर्ष की उम्र के पूरे विश्व से एक जगह इकट्ठे हुए थे। उनकी परीक्षा हुई कि हाँ इनको 315 श्लोक आते कि नहीं आते। उस परीक्षा में मैं भी गया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लेख किया, पहली बार विश्व में 12,000 लोग संस्कृत के 315 श्लोक कंठस्थ करके एक साथ उन्होंने पारायण किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है। तो पूरा विश्व में धीरे धीरे ये प्रयत्न, ये वातावरण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप भी अपने विवेक से सोचिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। हाँ, आप सब बुद्धिमान हैं, सब समझ सकते हैं और आज हर प्रकार का ज्ञान हमको YouTube में, गूगल के माध्यम से मिल सकता है। केवल अपने को अपने विवेक से निर्णय करना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे बच्चे के हित के लिए ठीक क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। भेड़ चाल जैसी चल रही है वैसा नहीं करना है। भाई ये इंजीनियर पढ़ रहा है तो इंजीनियर कौन क्या करेगा, वो मेरा दोस्त इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग कौशल रहता है, अलग अलग कला रहती है। तो इस प्रकार का थोड़ा विवेक से निर्णय करेंगे, जो हमको मिला है उसको हम देने का प्रयत्न करें, जो हमको नहीं मिला बच्चे के हित के लिए, अनुशासन के लिए, उसके जीवन के लिए हम कठोर निर्णय लेना पड़े तो भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दवाई कड़वी होती है, स्वास्थ्य के लिए देना पड़ती है। तो आप खुद सोचिए, विवेकवान हैं आप सब, इसलिए मेरे को लगता है कि आप सब अपने विवेक से सोचकर आगे की दिशा दशा निश्चित करेंगे और हम सब मिलकर जो विश्व की आकांक्षा है कि पूरा विश्व का मार्गदर्शन भारत करेगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह यह है कि पूरा विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति हमारी है कि नहीं। इसलिए हम उस स्थिति में आ जाए कि कल हम भारत ही नहीं पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें। और पहले भारत विश्व गुरु था, फिर बनेगा, और भविष्य में भी हम पूरे विश्व को ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान की भाषा संस्कृत है, संस्कृत के माध्यम से पूरे विश्व का मार्गदर्शन हम करने के लिए सक्षम बने, समर्थ बने। उसके लिए हम सब प्रयत्न करें, यही मेरी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है। अस्तु, धन्यवाद।